अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर है बेंजोडायज़ेपीन्स के बारे में। पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेंजोडायज़ेपीन्स को ऑफ़न लोग बेंज़ोज़ कह के रेफ़र करते हैं। ये एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि साइकोएक्टिव ड्रग्स में आता है। इसका ये मतलब है कि ये जो ड्रग्स हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और सीएनएस पे इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? बेंजोडायज़ेपीन्स का एक कामिंग और सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है और इसमें जो सबसे कॉमन नाम है वो है डायज़ेपाम, अलप्राज़ोलाम, लोराज़ेपाम वग़ैरह। और इनकी मुख्तलिफ़ क्लिनिकल इंडिकेशंस होती हैं जिसमें एंग्ज़ायटी भी है, पैनिक डिसऑर्डर भी है, मसल स्पैज़म्स के लिए भी दिए जाते हैं और इनसोम्निया जिन लोगों को स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनमें भी देते हैं। इवन समटाइम्स सीज़र्स को कंट्रोल करने के लिए भी देते हैं। Benzodiazepines are one of the most commonly used anxiolytic drugs in the market. फॉर लर्निंग पर्पसेस आप नोट कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनके नाम के एंड में या तो एजोलैम आता है या एजिपाम आता है और 3 एक्सेप्शंस हैं जो इसको फॉलो नहीं करते। सो दीज आर द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी। सो एजोलाम जिनके नाम के एंड में आता है वो है जी एल्प्राजोलाम, एस्टाजोलाम, मिडाजोलाम, ट्राइजोलाम। और एज़ीपैम वाले जो हैं वो हैं ऑक्ज़ेज़िपैम, क्वाज़िपाम, टिमाज़िपैम, फ्लूराज़िपाम, लोराज़िपाम, क्लोनाज़िपाम, डायज़ेपाम, ब्रोमाज़ेपाम, फ्लूनिट्राज़िपाम, नाइट्राज़िपाम, लोरमिटाज़िपाम, मिटाज़िपाम, निमिटाज़िपाम। और फाइनली ये जो 3 हैं इनके नाम में इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये भी बेंजोडाइज़ेपीन्स हैं। सो दे आर क्लोरडायज़ेपॉक्साइड एंड क्लोराज़ेपेट एंड टोफ़िज़ोपाम। ये मैंने कुछ टेबल बनाए हैं जिसमें ये सारे ड्रग्स मैंने मेंशन किए हैं, इनका जेनेरिक, इनकी मार्केट में किस तरह की इनकी डोज़ेज आती है, किस फॉर्म में ये आते हैं और किन चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। एज़ यू कैन सी हर ड्रग हर चीज़ के लिए नहीं होता। जिस तरह के क्लोज़िपाम है वो इंसोम्निया के लिए है। फिर इस तरह यू कैन सी दिस टेबल, आप इसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। माइंड यू प्लीज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से देख के किसी को डोज़ प्रिस्क्राइब करें या आप खुद लें। दिस इज़ जस्ट जनरल किस्म का टेबल फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये इसी तरह मैंने यहाँ पे ये सारे कवर किए हुए हैं। ऑलराइट। और ये फॉर योर इंटरेस्ट मैंने तस्वीरें डाली थी, ये मोस्ट कॉमन जो बेंजोडाइज़ेपिन्स मार्केट में अक्सर आपको नज़र आते होंगे जिसमें ख़ास तौर पे लिक्सॉर्टनिल, एल्प और ये सैम्ब्रो, वैलियम वग़ैरह ये बहुत कॉमन है ना? और इसी तरह ये भी, ये सारे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। और इसमें डोर्मिकम इज़ पार्टिकुलरली पॉपुलर। सो ये किस तरह एक्ट करते हैं? वी शुड नो दिस। बेसिकली आपको आइडिया होगा कि गैबा जो है विच स्टैंड्स फॉर गैबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी में और ये बेसिकली इट इज़ इनहिबिटरी, यानी कि ये काइंड ऑफ डिप्रेस करता है सीएनएस को, राइट? तो जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है ना, ये गैबा के इफ़ेक्ट को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, राइट? सो जब ये ऐसे होता है, तो एक रिलैक्सेशन होती है और एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है ये। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो एंग्ज़ायटी को रिड्यूस कर सकते हैं, मसल के अंदर जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और जो एक्सेसिव ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी वग़ैरह होती है उसको भी ख़त्म करके स्लीप इंड्यूस कर सकते हैं, आपको सेडेट कर सकते हैं। अब लॉजिकली इसको अगर समझें, तो अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर इन्हिबिशन होगी तो सेडेशन और स्लीप के असरात आएँगे। लिम्बिक सिस्टम को अगर इनहिबिट करेंगे तो एंग्जायटी थोड़ी-सी कंट्रोल हो जाएगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर ट्रांसमिशन को ये स्लो डाउन करेगा तो सीजर्स कंट्रोल हो सकते हैं। और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनहिबिशन होगी तो मसल्स रिलैक्स हो सकती हैं। सो गैबा रिसेप्टर के बारे में हमें थोड़ा-सा समझना चाहिए, इससे हमें इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और बाइंडिंग साइट वगैरह अच्छी समझ आएगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस पिक्चर के ऊपर सारा फ़ोकस करें। दिस इज़ अ गैबा रिसेप्टर, ठीक है? अब गैबा रिसेप्टर जो है ना उसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये पिंक कलर के जो हैं ये अल्फ़ा हैं, ब्लू कलर के बीटा हैं और ये पर्पल कलर का गैमा है ना। तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ अल्फ़ा, बीटा और गैमा के सब यूनिट्स और ये 5 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है। अच्छा, अब डिपेंडिंग कि कौन-सा यूनिट है, कितने यूनिट हैं और कहाँ पे हैं, उस हिसाब से उस रिसेप्टर का फ़ंक्शन होता है।
अब अगर आप देखें इस तस्वीर में, तो ये जो ऑरेंज कलर का छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है ना अल्फा और गैमा के दरमियान, दिस इज द साइट फॉर बेंजोडाइजेपिन टू बाइंड, ठीक है, द गैबा रिसेप्टर। और यहीं पे आप देखो कि वो जो सर्कल सा बना हुआ है ना, ये ऑफ वाइट सा, ये गैबा की बाइंडिंग साइट है। तो नॉर्मली तो ये रिसेप्टर गैबा की बाइंडिंग के लिए बना हुआ है और ये अल्फा और बीटा के दरमियान बाइंड करता है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स भी इस रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, लेकिन एट अ डिफरेंट प्लेस देन गैबा, ठीक है। एनीवे इससे ये होता है कि जब ये ओपन हो जाते हैं ना, तो क्लोराइड चैनल्स जो हैं वो खुलते हैं, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। और जैसे कि आपको पता है कि ये नेगेटिव आयन है और ये बेसिकली, अगर आपको एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, तो जब इसका ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है ना, तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि फायरिंग पोटेंशियल से और दूर हो जाता है, मतलब कि इनहिबिशन हो रही है ट्रांसमिशन की, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि गैबा रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट आपको पता होनी चाहिए, वो कहाँ पे है जी, अल्फा और गैमा के दरमियान, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स फर्दर एक गैबा रिसेप्टर की सब टाइप होती है, गैबा ए, ठीक है। उधर उसके उसके साथ बाइंड करते हैं, ये एमसीक्यूज में आता है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। And it binds the alpha and gamma 2 subunit, और these binding sites are often called benzodiazepine receptors। तो अक्सर इसका नाम ही पड़ गया हुआ है कि ये बेंजोडाइजेपिन बीजी रिसेप्टर है, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, BZ1 और BZ2, बेंजोडाइजेपिन 1 एंड बेंजोडाइजेपिन 2 रिसेप्टर्स। और बेसिकली इनकी सब टाइप्स डिफरेंट जगहों पे पाई जाती हैं सीएनएस में, एंड इट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें अल्फा 1 या अल्फा 2 सब यूनिट है, ठीक है। तो एनीवे कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, क्लोराइड चैनल खुला है, क्लोराइड इन्फ्लक्स हुआ है। और हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बेंजोडाइजेपिन इस चैनल की फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को बढ़ाता है। ये पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि जब हम बारबिचुरेट्स की ड्रग क्लास पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको इसकी रेलेवेंस समझ आएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग से क्या मतलब है कि ये कितनी दफा खुलता है, मतलब आमतौर पे जितना खुलता है उस खुलने की इंसिडेंस को ज्यादा बढ़ाते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, और नेट रिजल्ट यही होता है कि कैल्शियम सॉरी क्लोराइड ज्यादा अंदर आता है। सो हाइपरपोलराइजेशन हो गई और फिर इम्पल्स इनहिबिट हो रहे हैं। सो इसके एक्शंस क्या हैं जी, एंजाइटी कम करता है, सिडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन है, एंटीरोग्रेड एमनीजिया है, आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी। फिर एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी है। अब वन बाय वन एक एक चीज पे बात करते हैं। तो जो एंजाइटी को रिड्यूस करने का इफेक्ट है ना, वो है जी लो डोजेस के ऊपर। और ये इस तरह होता है कि ये सिलेक्टिवली इनहैंस करता है गैबार्जिक ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन्स हैविंग अल्फा 2 सब यूनिट इन देयर गैबा ए रिसेप्टर, ठीक है। अब मैं ये जो सारे पॉइंट्स होगा ना, आपने जो अंडरलाइन चीजें ना इस पे ध्यान देना है। तो एंजाइटी कहाँ पे होगा जी, अल्फा 2 सब यूनिट वाले गैबा ए रिसेप्टर्स के ऊपर और लिम्बिक सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन है। ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। फिर आता है जी सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन। तो इसमें यह है कि ऑल द बेंजोडाइजेपिन्स यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी हैव सम सेडेटिव प्रॉपर्टीज एज वेल, और उससे ये होता है कि दे कैन प्रोड्यूस हिप्नोसिस, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप एट हायर डोजेस। और ये इफेक्ट इसका मीडिएट होता है अल्फा 1 गैबा ए रिसेप्टर से। तो ठीक है, इधर आप देखो ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 1 है, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। फिर मूविंग ऑन, एंटीरोग्रेड एमनीजिया। एंटीरोग्रेड एमनीजिया का ये मतलब है कि टेम्पररी इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाती है, और ये भी अल्फा 1 के थ्रू होती है। और इससे ये होता है कि दिस इम्पेयर्स द पर्सन's एबिलिटी टू लर्न एंड फॉर्म न्यू मेमोरीज। फिर आता है जी एंटी कन्वल्सेंट्स। एंटी कन्वल्सेंट वाला भी अल्फा 1 के थ्रू ही है। आई थिंक सारे ही अल्फा 1 के थ्रू हैं एक्सेप्ट फॉर ये वाला एंजाइटी वाला, ये अल्फा 2 से है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हो। तो बेंजोडाइजेपिन्स की एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी है, और अक्सर ये जो ग्रैंड माल सीजर होते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, सीजर डिसऑर्डर्स कुछ, उनको मैनेज करने में ये काफ़ी हेल्प देता है। तो दिस इफेक्ट इज पार्शली बट नॉट कंप्लीटली मीडिएटेड थ्रू अल्फा 1। फिर आते हैं जी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। हाँ, ये अल्फा 2 है, ठीक है, ये दो चीजें एंजाइटी और मसल रिलैक्सेंट, ये अल्फा 2 के थ्रू है। तो बेसिकली हाई डोजेस के ऊपर बेंजोडाइजेपिन जो है वो मसल की स्पास्टिसिटी को कम करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल, ठीक है। बैक्लोफिन बाय द वे एक मसल रिलैक्सेंट है, जो कि इट इज बिलीव टू एक्ट ऑन गैबा रिसेप्टर्स एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल, लेकिन इट्स नॉट अ बेंजोडाइजेपिन। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। थेरेप्यूटिक यूजेस।
सो ज़ाहिर है अगर ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स में ये प्रिस्क्राइब हो सकते हैं। तो ये एक रैपिड रिलीफ़ देते हैं फ्रॉम एक्यूट एंग्ज़ायटी एंड पैनिक अटैक्स और फ़ौरन ही पेशेंट को काम कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। जिन डिसऑर्डर्स में ये इंडिकेटेड है उसमें पैनिक डिसऑर्डर्स है रिलेटेड टू एंग्ज़ायटी, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जिसको जीएडी कहते हैं, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक्सट्रीम एंग्ज़ायटी ड्यू टू सर्टेन फोबियाज़ लाइक फियर ऑफ फ्लाइंग वगैरह। एंड दे ऑल्सो हेल्प विद एंग्जाइटी दैट समटाइम्स हैपेंस विद डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस ही नहीं होनी चाहिए और मामूली डे टू डे जो हमारी स्ट्रेस है उसमें हम ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना शुरू हो जाएँ, नहीं। ये एक्सट्रीम डिबिलिटेटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करने वाली एंग्जाइटी की बात हो रही है, जो डे टू डे आपकी ज़िंदगी की जो नॉर्मल स्ट्रेस है, उसके केस में कभी भी ये ड्रग्स आपको ना लेने चाहिए, ना किसी को प्रिस्क्राइब करने चाहिए। तो इनको सिर्फ़ आप सीवियर एंग्ज़ायटी के लिए और वो भी इसको लंबे अरसे नहीं देना है, इसको शॉर्ट पीरियड्स के लिए देना है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एडिक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? पीपल टेंड टू गेट एडिक्टेड टू दिस ड्रग। ख़ास तौर पे ये जो लोराज़ेपैम, क्लोनाज़ेपैम और डायज़ेपैम है ना, ये प्रेफ़र होते हैं पेशेंट्स विद एंग्ज़ायटी जिनके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको अगर लंबी देर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो ये वाले ख़ास तौर पे इसमें हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो इसकी क्रॉस टॉलरेंस होती है विद एथेनॉल, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फिर जी मसल डिसऑर्डर्स, तो बेंजोडाइज़ेपिन्स ऐसी कंडीशंस जिसमें मसल स्पैज़म होते हैं, मसल टेंशन होती है, उसके लिए रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बैक पेन या मसल इंजरीज़। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एमएस या सेरेब्रल पाल्सी, उसमें भी ये मसल की जो स्पास्टिसिटी है, उसको कम करता है। फिर आता है जी एमनीशिया। ये आप नोट करोगे कि जो मिडाज़ोलैम है ख़ास तौर पे वो एनेस्थीसिया की इंडक्शन में इसका एक रोल है। तो मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ी देर के लिए आपको तो ये कॉन्शियस सेडेशन के लिए होता है और वक़्ती तौर पे आपको प्रोसीजर की जो एंग्ज़ायटी होती है, वो आप प्रोसीजर तकरीबन भूल भी जाते हो एमनीसिया के इफ़ेक्ट की वज़ह से और आप थोड़ा-से ग्रॉगी भी हो जाते हो ना। तो इसमें बेसिकली ये शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं और ये प्री मेडिकेशन के तौर पे होते हैं एंग्जायटी प्रोवोकिंग प्रोसीजर्स से पहले जैसे एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी या डेंटल प्रोसीजर्स वगैरह, ठीक है? इवन एंजियोप्लास्टी। तो ये कॉन्शियस सेडेशन इज़ द की वर्ड हियर, ठीक है? एमसीक्यूज़ में ये अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है, उसमें ये होता है कि पेशेंट सेडेट भी कुछ हद तक हुआ होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर सके, तो बड़ा ही आइडियल ड्रग है इस काम के लिए। फिर जैसे कि मैंने कहा कि सीजर्स कंट्रोल करने में भी इसका रोल है। तो जो क्लोनाज़ेपाम है वो सर्टेन टाइप्स ऑफ सीजर्स और एपिलेप्सी के लिए यूज़ होता है। डायज़ेपम, लोराज़ेपम आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस, ख़ास तौर पे जब ग्रैंड मॉल सीजर्स होते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, उसमें ये बहुत फ़ायदा देते हैं। और यू शुड नो कि ड्यू टू क्रॉस टॉलरेंस, क्लोरडायज़ेपोक्साइड, क्लोराज़ेपेट, डायज़ेपम एंड ऑक्साज़ेपम आर यूज़फुल in the acute treatment of alcohol withdrawal and reducing the risk of withdrawal related seizures, ठीक है? फिर थोड़ा-सा स्लीप डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं। आप जब साइकियाट्री पढ़ेंगे ख़ास तौर पे तो उसमें स्लीप डिसऑर्डर्स का अक्सर आप जब पढ़ेंगे उसकी मैनेजमेंट तो उसमें बेंज़ोडाज़ेपिन्स का ज़िक्र होगा। तो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है कि सारे बेंज़ोडाज़ेपिन स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होते। सबका इतना हिप्नोटिक इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ का होता है जो सेडेटिव और कामिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप इसकी किताबी बातों पे आ जाएँ, एमसीक्यू पॉइंट्स पे आ जाएँ तो यू शुड नो कि ये लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट को कम करता है एंड इट इंक्रीजेज स्टेज 2 ऑफ नॉन रेम स्लीप। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आई सजेस्ट कि मेरी जो वीडियो है स्लीप डिसऑर्डर्स के और स्लीप के इंट्रोडक्शन के ऊपर, आई थिंक इट्स इन साइकाइट्री लेक्चर सीरीज, आई ट्राई टू लिंक इट हियर। तो उसको आप देख लें, उसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है ना लेटेंसी और स्टेज 1 और स्टेज 4 और नॉन रैम रैम, ये सारा वहाँ पे कवर हुआ हुआ है बड़े ईजी वे में, तो यू कैन कंसल्ट दैट। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। स्लीप लेटेंसी को कम करता है, स्टेज 2 को बढ़ाता है नॉन रेम स्लीप की, स्टेज 4 को डिक्रीज करता है और बोथ रेम स्लीप एंड स्लो वेव स्लीप आर डिक्रीज्ड। इन केसेस ऑफ इंसोम्निया ये मेडिकेशन अक्सर प्रिस्क्राइब होती है लेकिन शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए, ताकि आपको बस नींद आ जाए, इनिशिएट हो जाए, ठीक है? स्लीप लेटेंसी को कम करते हैं हम। तो इसमें यह है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया में इट्स इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द सेडेटिव इफेक्ट नीडेड एट बेड टाइम विद द रेजिडुअल सेडेशन हैंगओवर अपॉन अवेकनिंग। तो इसमें ये भी देखा गया है कि ये जो है ना
जो मॉर्निंग हैंगओवर इफ़ेक्ट भी होता है, तो इसकी डोज़ बड़े ध्यान से देनी होती है, इसका टाइमिंग बड़ा कंसिडर करना होता है कि ऐसा ना हो कि नींद तो आए लेकिन फिर जाग भी सही तरह ना आए, आप सारा दिन ही स्लीपी-स्लीपी रहो। तो इसको ना थोड़ा-सा पेशेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है डोज़। कॉमनली जो इस मकसद के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स प्रिस्क्राइब होते हैं, उनमें फ्लोराज़ेपैम है, वो लॉन्ग एक्टिंग है, टिमाज़ेपैम है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है और ट्राइज़ोलैम है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग मैं क्यों कह रही हूँ? लेट्स डिस्कस दैट वन बाय वन। अब लॉन्ग एक्टिंग की मिसाल है फ्लोराज़ेपैम, है ना? तो इसमें ये है कि इट रिड्यूसेस अब देखो एक्चुअली जो इनसोम्निया होता है ना, उसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। कुछ इनसोम्निया इस तरह का होता है कि उसको नींद स्टार्ट नहीं हो रही है, एक दफ़ा सो जाएँ तो फिर उनको नींद आ जाती है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनका इनसोम्निया ऐसा होता है कि बार-बार जाग आ जाती है बीच में, वो नींद को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। और एक और इनसोम्निया की टाइप होती है जिसमें आप सो जाते हो लेकिन आपको सुबह सवेरे या बहुत ही वक़्त से पहले आपकी आँख खुल जाती है और दोबारा नहीं आप सो पाते, है ना? तो उसकी आप अच्छी जब आप हिस्ट्री लोगे ना तो आपको समझ आएगी कि आपके पेशेंट को किस तरह का बेंजोडाइज़ेपिन सूट करेगा। तो फ्लूराज़ेपैम जो है वो रिड्यूस करता है स्लीप की इंडक्शन टाइम को एंड नंबर ऑफ अवेकनिंग्स, ठीक है? एंड इट आल्सो इंक्रीज़ेस द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप ड्यू टू लॉन्ग हाल्फ लाइफ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांस है कि ये डे टाइम सेडेशन कराए। फिर आ जाता है डिमेज़ेपाम। ये उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि रात को फ्रीक्वेंटली जागते हैं, ठीक है? एंड दिस शुड बी गिवन 1 टू 2 आवर्स बिफोर डिज़ायर्ड बेड टाइम, क्योंकि इसका पीक सेडेटिव इफ़ेक्ट तकरीबन 1 से 3 घंटे के अंदर आ जाता है। फिर आता है जी ट्राइज़ोलैम, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। तो ये बेसिकली स्लीप को इंड्यूस कराने में हेल्प करता है इन उन पेशेंट्स में जिनमें रिकरेंट इनसोम्निया है और उनको नींद शुरू करने में मसला है, ठीक है? नॉट स्टेइंग asleep। तो इन दैट केस इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि टॉलरेंस टिपिकली अकर्स कुछ दिनों के अंदर इवन, और इसका ये कि अगर आप इसको फ़ौरन छोड़ेंगे तो रिबाउंड इंसोम्निया भी हो जाएगा, ठीक है? तो उससे ये होता है कि फिर पेशेंट उससे हाई डोज़ माँगता है, फिर उसको वो कुछ दिन असर करती है, फिर उसके भी वो इश्यू हो जाता है, फिर वो और डोज़ हाई करता है। तो ये चीज़ को ज़रा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि इसको जब आप छोड़ते भी हैं तो उसको फ़ौरन नहीं छोड़ते, इसको आराम-आराम से छोड़ते हैं, ठीक है? सो इट्स बेस्ट टू गिव दिस ड्रग इंटरमिटेंटली इंस्टेड ऑफ डेली। समझ आई? तो इन जनरल हिप्नोटिक्स जो है ना, इनको 2 से 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं लेते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनको लगता है कि लेक्सोटनिल या एल्प वगैरह अक्सर जो लोग लेते हैं, कि जब हम बस ले ही जा रहे हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया इसको लेना, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको तब लें जब कभी-कभी लें, डेली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर बहुत ज़रूरत है तब लें, डॉक्टर के कहने पे लें, खुद से ना लिया करें। सो अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम जो है, उसकी ट्रीटमेंट में भी इसका रोल है। उसके बाद आते हैं जी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा जी, ये लिपोफिलिक हैं, इसलिए रैपिडली और कंप्लीटली अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। हाफ़ लाइफ़्स इनकी बहुत वेरी करती हैं और डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको आइडिया हो कि ये कौन-सा बेंज़ोडाइज़ेपिन है, इसकी किस तरह की हाफ़ लाइफ़ है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है कि लॉन्ग एक्टिंग है। और क्योंकि उसके हिसाब से उसकी एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? अमूमन जो लॉन्गर एक्टिंग वन्स होते हैं ना, उनके मेटाबोलाइट्स एक्टिव होते हैं और उनकी भी आगे से लॉन्ग हाफ़ लाइफ़्स होती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स लिवर में मेटाबोलाइज़ होते हैं और दे आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज़ ग्लूकुरोनाइड्स और ऑक्सिडाइज्ड मेटाबोलाइट्स। ऑल ऑफ देम क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इसको ले ले तो फिर वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है और उसके सीएनएस को डिप्रेस कर जाती है। लिहाजा ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए या वो जो फीड कराती हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क में भी चला जाता है, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? फिर ये कि अनलाइक बार्बिचुरेट्स दे हैव अ सीलिंग इफेक्ट। अब सीलिंग इफेक्ट का और बार्बिचुरेट्स का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ आएगा बार्बिचुरेट्स वाली वीडियो में, लेकिन समझ बेसिक बेसिक बता रही हूँ कि बार्बिचुरेट्स है ना, वो भी एक ड्रग क्लास है, वो भी इसी तरह गैबा के थ्रू काम करती है, सेडेट करती है, सारा कुछ है। लेकिन बार्बिचुरेट्स का ये है कि जितनी डोज़ बढ़ाए जाओगे उतना ज़्यादा सीएनएस डिप्रेशन होगा, इस हद तक कि कोमा और डेथ भी हो सकती है। लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपैरेटिवली सेफ़र है क्योंकि इनका एक सीलिंग इफ़ेक्ट होता है, यानी कि इसका एक हद तक इसका इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद डोज़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो दैट्स अ गुड थिंग, इट्स सेफ़र देन बार्बिचुरेट्स। फिर ये कि अनलाइक बार्बिचुरेट्स ये एक एंजाइम इंडक्शन नहीं कराते। ये भी आपको बार्बिचुरेट्स के लेक्चर में ज़्यादा बेहतर ये बात समझ आएगी। सो बेसिकली मेरा इसका ये मतलब है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, ये एंजाइम्स की इंडक्शन नहीं कराते, तो इनकी ड्रग इंटरैक्शंस बार्बिचुरेट्स के कंपैरिज़न में कम हैं।
फिर आते हैं जी डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। ये भी एज़ अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक साइकोलॉजिकल और एक फिज़िकल डिपेंडेंस दोनों होती हैं। अक्सर मुझे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें तो जी लेग्ज़ोटिनल के बगैर नींद ही नहीं आती और हम तो ज़रूर एक लेग्ज़ोटिनल खा के सोते हैं। और उनके ज़हन में एक बात बन जाती है कि हम जब तक ये दवाई नहीं लेंगे ना हमें नींद ही नहीं आनी। कुछ फिज़िकल डिपेंडेंस भी होती है लेकिन ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है, ठीक है? तो ये गलत है, ये होती भी है इसलिए कोशिश करें कि ये नौबत ना आए। इफ हाई डोजेस आर गिवन ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम तो फौरन छोड़ने के ऊपर एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन की वजह से विथड्रॉल सिम्पटम्स आ सकते हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। जैसे कि कंफ्यूजन, एंग्जायटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, टेंशन एंड वेरी रेयरली सीजर्स। तो ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइव्स withdrawal symptoms they occur slowly and last a number of days after discontinuing therapy। और अगर ऐसा बेंजोडाइजेपिन है जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है जैसे ट्राइजोलैम है तो उसके विड्रॉल रिएक्शंस जल्दी आ जाती है और सिवियर होते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं जी। ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है लेकिन कभी कभी ये उसका इफेक्ट डिजायर्ड भी होता है कि अगर आप सेडेशन के मकसद के लिए दे रहे हैं। लेकिन इसमें ये है कि अनवांटेड डे टाइम सेडेशन हो सकती है। दूसरी बात, जब आप एल्डरली पेशेंट्स को ये दवाइयाँ देते हैं तो यू शुड कंसिडर कि उनकी आप डोज कम दें। और क्योंकि अगर एक एल्डरली पर्सन इस तरह सेडेट हुआ हुआ है तो उसके देखा गया है कि रिस्क ऑफ फॉल्स और फ्रैक्चर्स ड्यू टू एक्सेसिव डे टाइम सेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो एल्डरली लोगों में ध्यान से देना चाहिए। फिर आता है एटेक्सिया। एटेक्सिया कैन अकर एट हाई डोजेस और आपकी ऐसी जो मूवमेंट्स हैं जिसमें आपको फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए जैसे गाड़ी चलाना या लिखना या इस तरह की चीज़ें, तो इसके अंदर ये इफेक्ट हो सकते हैं। ट्राइजोलैम जो है इट ऑफन शोज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस और उससे ये होता है कि अर्ली इंसोम्निया और डे टाइम एंग्जायटी इसके साथ हो सकती है एज वेल एज एमनीशिया एंड कंफ्यूजन। अगर ये प्रेगनेंसी में वैसे तो रेकमेंडेड नहीं है लेकिन अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो बच्चे के अंदर क्लेफ्ट पैलेट का रिस्क और फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये लॉन्ग टर्म यूज करने से रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ता है, डबल विजन भी हो सकती है, वर्टिगो भी हो सकता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिक्रीज लॉन्ग टर्म रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ न्यू नॉलेज कैन हैपन। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उनको लगता है कि वो जो होता है ना आपकी मेमोरी फज़ी हो जाती है कुछ देर के लिए। तो डेट रेप ड्रग्स के अंदर या रॉबरीज़ और असॉल्ट के केसेस, क्रिमिनल केसेस के अंदर भी समटाइम्स बेंजोडाइज़ेपिन्स लोग यूज़ करते हैं। अगले बंदे को इस तरह ड्रग कर देते हैं कि उसको रिकलेक्शन नहीं होती इंसिडेंट की और वो अपना काम कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें जो नोटोरियस है वो है फ्लूनिट्राज़ेपाम। रोहिपनॉल के नाम से ये टैबलेट्स होती हैं और ये इसलिए बड़ी मशहूर है क्योंकि जी ये छोटी होती हैं और ये ड्रिंक में आराम से डिज़ोल्व हो जाती हैं। उनका टेस्ट और कलर इस तरह का नहीं होता कि बंदे को शक हो कि ड्रिंक में कुछ है और ये बड़ी डेंजरस बात है। तो इसीलिए जस्ट एज़ अ साइड नोट किसी स्ट्रेंजर से या इस तरह की ड्रिंक जो है ना, जिस पे आपकी नज़र ना हो तो उसको आप ना लें। प्रिकॉशंस एज अ डॉक्टर यू शुड नो कि कुछ चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स देने से पहले। सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि ये सीएनएस को सप्रेस करता है तो मेक श्योर कि आपका पेशेंट कोई और ऐसा दवाई ना ले रहा हो जो कि सीएनएस सप्रेसेंट हो, जैसे कि वो बारबिचुरेट्स ना ले रहा हो या कोई और ऐसा ड्रग जो सीएनएस को सप्रेस करता है। फिर ये कि जिन लोगों में लिवर के प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों में इसको अवॉइड करें। 3 ऐसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो कि लिवर डिज़ीज़ में कंसिडर हो सकते हैं, वो है ऑक्ज़ाज़ेपाम, डिमाज़ेपाम और लोराज़ेपाम, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि जी 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन-सा आप लिवर डिज़ीज़ में नहीं देंगे, तो उसमें ये इन तीनों के अलावा चौथी एक और ऑप्शन होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मैं एंड में इसके लिए एक निमोनिक भी प्रोवाइड करूँगी। फिर है जी अवॉइड इट इन पेशेंट्स जिनमें एक्यूट नैरो एंगल ग्लोकोमा है। अल्कोहल और अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स जो हैं जैसे कि मैंने आपको कहा वो साथ ना दें। ब्लड डिस्क्रेजियाज और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का ध्यान रखें। हाउएवर बेंजोडाइजेपिन्स आर लेस डेंजरस इन द ओल्डर एंग्जियोलिटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। एज अ रिजल्ट इनकी ओवरडोज वैसे इतनी को खतरनाक नहीं होती लेकिन फिर भी कोशिश करें ओवरडोज की सिचुएशन ना हो। बेंजोडाइजेपिन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि वो सेम लिवर एंजाइम्स से मेटाबोलाइज होते हैं। इसलिए यू शुड नो कि अगर ये भी साथ पेशेंट ले रहा है तो इट कैन इंक्रीज द ब्लड लेवल्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स एंड कॉज मोर सीएनएस डिप्रेशन।
प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग खवातीन को नहीं देना, हाइपर एक्टिव बच्चों को नहीं देना, और ये इंटरैक्ट करते हैं इन सारे ड्रग्स के साथ, सिमिटिडीन, थियोफाइलिन, डाइसल्फिराम, रेनिटिडीन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। डू नॉट गिव नाइट्राजेपैम टू चिल्ड्रन, एल्डरली और पेशेंट्स विद सीओपीडी एंड डोंट एक्सीड मोर देन 7 days, और लॉन्ग टर्म बिल्कुल ना यूज करें। एग्जाम की पॉइंट्स जी। लोराजेपैम ऑक्सीजेपैम जो है वो उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होते। डायजेपैम फ्लोराजेपैम के एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं और उनकी लॉन्ग हाफ लाइव्स होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग की मिसालें आपको पता होनी चाहिए। और एक बड़ा कॉमन एमसीक्यू है कि अगर किसी में ओवरडोज हो गई है बेंजोडाइजेपिन की तो कौन सा ड्रग उसको रिवर्स करता है, तो जनाब उसका जवाब है फ्लूमाजेनिल। ये याद कर ले, लिख ले, ठीक है। और सर्टेन बीटा कार्बोलिन्स जो हैं दे हैव हाई एफिनिटी फॉर बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स एंड दे कैन एग्जिबिट एंग्जियोजेनिक एंड कन्वल्सेंट इफेक्ट्स, इनवर्स एगनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसकी इन्वर्स एगनिस्ट की बात समझ आई है कि इसमें ये है कि वही बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर ये यूज करते हैं, लेकिन उस इफेक्ट का ऑपोजिट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बीटा कार्बोलिन्स, ये अपना नाम याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। अच्छा जी, फ्लूमाजेनिल के ऊपर चंद अल्फाज बोलूंगी जी। गैबा रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ये। बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के केस में फटाफट इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। ये आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर होता है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन 1 घंटा होती है, छोटी होती है, तो अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो रिपीट होती रहेगी डोज। और इसमें यह कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूमाजेनिल समटाइम्स विड्रॉल करा सकती है पेशेंट्स में, तो सीजर्स भी हो सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सीजर्स कैन ऑल्सो हैपन इफ पेशेंट इंजेस्ट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर है जी डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और एजिटेशन कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं फ्लूमाजेनिल देने के। निमोनिक्स हैं जी, ये है जी आउटसाइड द लिवर, ओ टी एल, ऑक्सीजेपाम, टमाजेपाम, लोराजेपाम, ये वो ड्रग्स हैं जो लिवर डिजीज में दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन के एक्शन क्या है जी? एस ए एम ए, सेडेशन, एंटी कन्वल्सिव, मसल रिलैक्सन एंड एंटी एंजाइटी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट इसमें कवर कर लूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल पोस्ट। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।